1 दिसंबर को जब हम लोग इस उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में कौन चुनाव जीतेगा, क्योंकि 8 तारीख को मतगणना होनी थी। उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता को लेकर राष्ट्रीय राजनीति पर एक अपना दावा पेश किया और मेरे ख्याल से उन्होंने अपने तमाम वोटरों के सामने ये रखा कि ये मसला होगा जो राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर काम करेगा। भारत को एक विश्व शक्ति के तौर पर दिखाने की कोशिश, भारत को एक विश्व गुरु के तौर पर दिखाने की कोशिश, और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया। उन्होंने अधोहस्ताक्षर अपने नाम से अखबारों में लेख लिखे, अखबारों में एक-एक पेज के विज्ञापन प्रकाशित किए गए, सारे देश के जो स्मारक थे उनके ऊपर होलोग्राम प्रोजेक्ट किए गए, तमाम मेरे ख्याल से असंख्य सेल फोन के अंदर लिखित संदेश भेजे गए। तो नरेंद्र मोदी ने ये तकरीबन अघोषित रूप से ये कह दिया, ये दूसरी बात है कि हम उसको सुन पाए या न सुन पाए, कि 2024 का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा और उन राष्ट्रीय मुद्दों के केंद्र में पूरे 2023 तक चलने वाली G20 की भारत की अध्यक्षता होगी, जिसका पूरा राजनीतिक दोहन नरेंद्र मोदी करेंगे। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि G20 का जो लोगो है वो क्या है। G20 का लोगो है कमल। कमल तो भारतीय जनता पार्टी का लोगो भी है कमल। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनाया है, ये सऊदी अरब के डिजाइनरों ने बनाया है। ये एक संयोग है, जिस संयोग का पूरा दोहन नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े, हालांकि वो राज्यों के चुनाव थे। विपक्ष ने उनके खिलाफ थे, उन्होंने उसको क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। और मेरा मानना यह है कि 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देगी। वो भारत के मतदाता मंडल से 2024 के चुनाव का रिहर्सल करवाएगी कि राष्ट्रीय मुद्दों को चुनिए, राष्ट्रीय मुद्दों की नुमाइंदगी करने वाला जो नेता है और जो पार्टी है उसको चुनने का अभ्यास डालिए। क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना वक्त जाया मत कीजिए, उधर मत भटकिए। तो ये है पूरा का पूरा फोकस। अब कौन इसको यात्रा के जरिए कर रहा है, कौन इसको चुनाव अभियान के जरिए कर रहा है, ये सब बंदोबस्त की बातें हैं। जो चुनाव 2024 की तैयारी की जो केंद्र में है, वो है बड़े बड़े हरूफों में मैं लिखूंगा राष्ट्रीय मुद्दा या राष्ट्रीय मुद्दों का एक समुच्चय। वो कौन कौन से राष्ट्रीय मुद्दे हैं? सबसे नंबर 1 पे G20 की अध्यक्षता, उसके बाद में शुरू होता है 3 तलाक, उसके बाद शुरू होता है राम मंदिर, उसके बाद शुरू होता है समान नागरिक संहिता, और ये सब चीजें उसके बाद शुरू होती हैं। जितने भी कश्मीर धारा 370, भारतीय जनता पार्टी ने जिन राष्ट्रीय मुद्दों पर काम किया है उनको भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने ले जाएगी। और अगर इस बीच में उसे कोई घर में घुस के मारा जैसा कोई चीज मिल गई तो वो सोने पे सुहागा। लेकिन उसकी भाजपा मानती है कि वो तो संयोग की बात है, हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी भाजपा को नहीं पता है, लेकिन उसने सब चीजें राष्ट्रीय मुद्दों पर करने की ठान ली है और वो विधानसभा चुनावों से ही उसने उसका रिहर्सल शुरू कर दिया है। और ये प्रक्रिया हम लोग देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि बड़े नियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत साफ रणनीति आपने डिकोड की एक तरह से कि राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं अभय जी, और इन्हीं के बारे में तो सवाल उठता रहा है कि इंसान के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे दिमाग भटका कर उनको इस तरह के मुद्दों पे जैसे G20 की अध्यक्षता हो या बाकी जो मुद्दे आपने गिनाए, ये मेरी और आपकी जिंदगी पे क्या फर्क डालने वाले हैं? वो क्या जादू है जो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में सोचो, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब फालतू चीजें, इन पे दिमाग मत लगाओ। देखिए, वोटर जो है अब ये 2004 का वोटर नहीं रह गया है। 2004 में वोटर जिसको विधानसभा में वोट देता था उसी को लोकसभा में वोट दे देता था और कोशिश करता था कि जो दोनों जगह चुनाव जीतने वाली पार्टी है उसी पार्टी के उम्मीदवारों को नगरपालिका के चुनाव में भी वोट दे देता था। आज का वोटर विभाजित वोटर है, वो अलग अलग चुनावों में अलग अलग तरीके से सोचता और वोट करता है। भाजपा को इसकी कोई चिंता नहीं है कि वो कुछ विधानसभाओं के चुनाव हार जाए, ऐसे हिमाचल का वो हार गई चुनाव, तो इससे कोई भाजपा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मान लो 9 राज्यों में भाजपा 2-3 राज्यों के चुनाव हार जाती है तो इससे उसकी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि वोटर का ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहे। वोटर
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को धुआंधार जिताता है, चुनाव दर चुनाव जिताता है, लेकिन लोकसभा में धुआंधार हरा देता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को धुआंधार जिताता है, थोड़ी दिनों बाद चुनाव होता है, वहां पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। केवल कुछ क्षेत्रीय शक्तियां ही कुछ टिक पाती हैं। वहां भी भाजपा उन क्षेत्रीय शक्तियों से लोकसभा की सीटों का एक बड़ा हिस्सा छीन लेती है, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो ममता बनर्जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि वोटर जब राष्ट्रीय मुद्दों, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो अलग तरीके से सोचता है। तो ये हमेशा से रहा है। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस जिन राज्यों में कमजोर थी, विधानसभा का चुनाव हार जाती थी। आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं तब की कांग्रेस की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस का संगठन खटारा नहीं बना था। आज तो कांग्रेस खटारा बन चुकी है। उस वक्त क्या होता था कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट कम होते थे, और वही कांग्रेस जब लोकसभा में जाती थी तो भले ही चुनाव हार जाए, लेकिन उसके वोटों का प्रतिशत बढ़ जाता था, क्योंकि वोटर मानता था कि भाई ये पार्टी है जो कि हमें केंद्र में नेतृत्व दे सकती है। मुसलमान भी तब उसकी तरफ ज्यादा हमदर्दी से देखते थे। तो जिन चीजों को आप रियल मुद्दे या वास्तविक मुद्दे या जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे कह रहे हैं, वो मुद्दे लोकसभा चुनाव में उनका असर बहुत ना के बराबर होता है। लोकसभा चुनाव आप महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर अगर लड़ने के लिए जाएंगे तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा का चुनाव विपक्ष को एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ना पड़ेगा। उसे वोटरों को समझाना पड़ेगा कि ये है असली मुद्दा। असली मुद्दा वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। वही चीन का सवाल हो, अगर चीन के सवाल पर विपक्ष समझा सकता है कि भाई चीन पे भारत की बेइज्जती करवा दी नरेंद्र मोदी ने, उसे ये जनता को समझाना पड़ेगा। देखिए, केवल संयुक्त उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करके आप भाजपा को नहीं हरा सकते। ये सन 60 नहीं है जहां आपने पार्टियों को जोड़ लिया और संयुक्त उम्मीदवार, 90 का दशक भी नहीं है। यहां तो 45 से 50% की हिंदू राजनीतिक एकता बन चुकी है। संयुक्त उम्मीदवार भी हार जाता है। भाई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, दोनों के बीच गठजोड़ हुआ, उसको विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार कह सकते हैं, लेकिन भाजपा ने तो उनको हरा दिया, और मामूली नहीं हराया, ठीक ढंग से हराया उनको। तो केवल संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष की जीत की गारंटी नहीं कर सकता। संयुक्त उम्मीदवार तो उन्हें करना ही चाहिए, मैं उसकी ये नहीं कह रहा हूं उन्हें नहीं करना चाहिए। साथ में उन्हें बताना होगा जनता को कि ये है राष्ट्रीय प्रश्न जिसकी हम दावेदारी कर रहे हैं, और हम सत्ता में आए तो हम इस राष्ट्रीय प्रश्न को इस तरीके से संबोधित करेंगे। ये चीज नहीं होगी। लेकिन अगर जनता को लगता रहा कि भाई ये बंदा है, इसका नाम नरेंद्र मोदी है और ये देश का नाम ऊंचा कर रहा है, ये लगातार दिन रात काम करता रहता है, इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप नहीं है, इसके पास एक अनुशासित पार्टी है जिसके अंदर कोई खास कलह नहीं होती है, ये राजनीतिक स्थिरता दे सकता है। अगर जनता को लगा कि ये 10-20 पार्टियां मिलकर खड़ी होंगी और फिर इनको थोड़े थोड़े वोट मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी सीटें मिलेंगी, और फिर ये एक अजीब तरह की खिचड़ी बना के सरकार बनाएंगी, तो उसके मुकाबले जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा प्राथमिकता देगी। देखिए, सेकुलरिज्म, सामाजिक न्याय, ये तमाम चीजें जो हैं वो हम और आप जैसे जो राजनीतिक विमर्श में लोग डूबे रहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, ये उनके काम की चीजें हैं। आम पब्लिक इस तरीके से नहीं सोचती।